एक ऐसी दुनिया में पुनर्जन्म हुआ जहां पूरा समाज प्री बीस्ट पर आधारित था। शहर के बीचों बीच हर तरह के प्री बीस्ट उड़ते दिखाई देते थे। मुझे लगा था कि एक ट्रांसमाइग्रेटर होने के नाते मैं एसएसएस ग्रेड प्री बीस्ट जागृत करूंगा, लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि मेरा जन्म झुग्गी बस्ती में हुआ। सिर पर 30 लाख का कर्ज था और जो प्री बीस्ट जागृत हुआ वो केवल एफजी मच्छर प्री बीस्ट निकला। नॉर्थ सिटी की झुग्गी बस्ती की एक सुनसान बंद गली के भीतर मुझे एक फटे हुए बोरे की तरह लात मारकर दूर फेंक दिया गया। मांस के टकराने की एक भारी आवाज गड़गड़ाहट में दब गई। मेरी पीठ काई से ढकी दीवार से जोर से टकराई। असहनीय दर्द पल भर में पूरे शरीर में फैल गया। मेरे पास चीखने तक की ताकत नहीं बची। मैं केवल मुंह खोलकर टूटी हुई धौंकनी जैसी घरघराहट निकाल सका। पैसे लौटाओ या फिर उस मरे हुए अंडे को खा जाओ। ये बात एक गंजे हट्टे कट्टे आदमी ने कही। उसके हाथ में ठोस मिश्र धातु का एक बेसबॉल बैट था जिसके अगले सिरे से अब भी खून टपक रहा था। उस गंजे आदमी के पीछे आधे इंसान जितना ऊंचा एक भूमि स्तर का प्री बीस्ट आयरनहाइड वाइल्ड बोर अपने खुर जमीन पर रगड़ रहा था। उसकी लाल आंखें जमीन पर सिकुड़े पड़े उस लड़के पर टिकी हुई थी। ये नॉर्थ सिटी के अंडरग्राउंड सूद खाने का गोल्ड लेवल गुर्गा जहू था, पर मैं सिर्फ एक ऐसा लड़का था जो अभी अभी 18 साल का हुआ था, जिसके माता पिता मर चुके थे, जिसके सिर पर 30 लाख का सूदखोरी वाला कर्ज था और जो पूरे स्कूल का नंबर 1 सबसे कमजोर इंसान था। कुछ बोलोगे भी? जहू आगे बढ़ा और मेरे हाथ की कलाई पर पैर रखकर पूरी ताकत से रगड़ने लगा। आज तुम्हारे जागरण का दिन था, है ना? पूरा शहर जान चुका है। हमारे यंग मास्टर वांग ने जागरण का दिन था, है ना? पूरा शहर जान चुका है। हमारे यंग मास्टर वांग ने जागरण मंच पर आधा घंटा बिताया, लेकिन आखिर में जिस अंडे से प्री बीस्ट निकलना चाहिए था उसमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। यहाँ तक कि उसे मरा हुआ अंडा घोषित कर दिया गया। मैं कीचड़ में पड़ा था, दांत भींचे हुए, एक शब्द भी नहीं बोला। मेरी दोनों आंखें बस जाहू के गले पर टिकी हुई थीं। अब भी वही नजर। मुझे सबसे ज्यादा नफरत तुम्हारी इसी नजर से है। जाहू पूरी तरह भड़क गया। उसने अचानक मिश्र धातु का बेसबॉल बैट ऊपर उठा लिया। और तुम खुद भी एक बेकार कचरा हो, तो तुम्हारी इस जान की भी कोई गिरवी रखने लायक कीमत नहीं बची। तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके बेच दूंगा, शायद काले बाजार में कुछ पैसे तो मिल ही जाए। आयरनहाइड वाइल्ड बोर ने जैसे अपने मालिक की हत्या की मंशा महसूस कर ली। उसने उत्साहित होकर जोर की चिंगाड़ मारी और सिर झुकाकर मेरी तरफ हमला करने ही वाला था। उसी पल मेरी बाहों में दबा हुआ वो धूसर रंग का पत्थर जैसा अंडा फिसलकर बाहर गिर पड़ा। शाओ हू का बैट मूल रूप से मेरे घुटने को चकनाचूर करने के लिए चलाया गया था, लेकिन वो ठीक मेरे माथे को छूता हुआ निकल गया और खून की एक बड़ी धार उड़ा ले गया। लाल खून बिल्कुल सही निशाने पर उस धूसर पत्थर जैसे अंडे पर टपका। खून नीचे नहीं बहा, बल्कि जैसे पानी स्पंज में समा जाता है वैसे ही वो सूखा और निर्जीव अंडे का खोल उसे लालच से एक ही पल में पूरी तरह सोख गया। उच्च अनुकूलता वाला जीन नमूना पाया गया। होस्ट के जीवन संकेत अत्यंत संकटपूर्ण है। बलपूर्वक सक्रियण प्रक्रिया प्रारंभ। एक ठंडी यांत्रिक कृत्रिम आवाज अचानक मेरी पहले से ही धुंधली होती चेतना की गहराइयों में गूंज उठी। मैंने अचानक अपनी आंखें पूरी तरह खोल दी। मैंने देखा कि कीचड़ में लुढ़का हुआ वह मरा हुआ अंडा अचानक बेहद विचित्र और रहस्यमयी लाल रोशनी छोड़ने लगा। जाओ हू ने जमीन पर हो रही इस घटना पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आयरनहाइड वाइल्ड बोर को आदेश दे रहा था, अपने दांतों से इसका पेट आर पार कर दो। आयरनहाइड वाइल्ड बोर दहाड़ता हुआ पूरी रफ्तार से मेरी ओर झपटा। उसके नुकीले दांत अब मेरे पेट से आधे मीटर से भी कम दूरी पर रह गए थे। उसी क्षण पत्थर जैसा वह अंडा पूरी तरह टूट गया। न कोई आसमान चीर देने वाला प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ, न किसी दिव्य पौराणिक प्राणी के आगमन का शुभ संकेत दिखाई दिया। सिर्फ एक बेहद छोटा सा जीव जो केवल नाखून जितना बड़ा था और जिसका रंग काला और लाल मिला जुला था, बिना किसी आवाज के अपने पंख फड़फड़ाते हुए बाहर उड़ गया। वह एक मच्छर था, बल्कि ऐसा मच्छर जो कुछ कुपोषित सा भी लग रहा था। सिस्टम सफलतापूर्वक सक्रिय हो गया। रिऑर्गेनाइज मास्टर सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो गया। प्रारंभिक यूनिट एफ ग्रेड ब्लड सकिंग मस्कीटो। विशेषताएं: रक्षा की उपेक्षा, घातक विष, उसे मार डालो। मैंने मन ही मन अपना पहला आदेश दिया। अभी मैंने देखा वह छोटी सी मच्छर हवा में ऐसी लाल रेखा खींचते हुए उड़ी जिसे नंगी आंखों से पकड़ पाना असंभव था। उसने आयरनहाइड वाइल्ड बोर की लोहे जैसी कठोर पीठ की खाल पर हमला नहीं किया, बल्कि एक सूक्ष्म निर्देशित मिसाइल की तरह बेहद सटीकता से उसके बिल्कुल असुरक्षित कान के छेद में घुस गई। तेजी से दौड़ रहा आयरनहाइड वाइल्ड बोर अचानक बुरी तरह जड़ हो गया। उसकी पहले की क्रूर आंखों में पल भर में असहनीय पीड़ा और भय भर गया। वह पागलों की तरह अपना सिर झटकने लगा और दर्द से भरी भयानक चीखें निकालने लगा। क्या हो गया फांग्या? तुम्हें क्या हो गया है? जाओ का चेहरा डर से बदल गया। उसने तुरंत मानसिक संबंध के जरिए अपने प्री बीस्ट को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसने भयभीत होकर महसूस किया कि वापस केवल अंतहीन दर्द और मस्तिष्क के भीतर सब कुछ मत दिए जाने जैसी अराजक अनुभूति ही लौट रही थी। सिर्फ 3 सेकंड के भीतर अपनी अभेद्य रक्षा के लिए मशहूर व भूमि स्तर का आयरनहाइड वाइल्ड बोर अपनी 7 इंद्रियों से काला खून बहाने लगा। उसका विशाल शरीर ऐसे जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा मानो कोई विशाल पर्वत ढह गया हो। तुमने क्या किया? जाओ हू के हाथ में पकड़ा बेसबॉल बैट कांपने लगा। वह अविश्वास से पहले जमीन पर पड़ी लाश को देखता रहा, फिर धीरे धीरे कीचड़ से उठते हुए मेरी ओर देखने लगा। तुमने कौन सा छिपा हुआ हथियार इस्तेमाल किया? मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। छिपा हुआ हथियार? फिर मैंने अपना दायां हाथ उठाया और तर्जनी उंगली हल्के से आगे कर दी। एक काले और लाल रंग का मच्छर बेहद शालीनता से मेरी उंगली के सिरे पर आकर बैठ गया। वह धीरे धीरे अपने पंख संवारने लगा। इसका नाम मिंग है और यही मेरा प्री बीस्ट है। जाओ हू की आंखें पूरी तरह फैल गईं, मानो उसने दुनिया का सबसे हास्यास्पद मजाक सुन लिया हो, लेकिन उसके सामने पड़ी लाश उसे हंसने नहीं दे रही थी। मच्छर? एफ ग्रेड का मच्छर? नामुमकिन। एक मच्छर आयरनहाइड वाइल्ड बोर की रक्षा कैसे भेद सकता है? क्योंकि मैंने भारी और कर्कश आवाज में कहा। नई शक्ति जागृत होने के बाद की कमजोरी अभी भी साफ महसूस हो रही थी। तुम? वो
ड्रैगन हो या कोई और, अगर उसके दिमाग के अंदर एक सुई भी घुस जाए तो उसे भी मरना ही पड़ेगा। बी ग्रेड जीव आयरन हाइड वाइल्ड बोर को मार गिराया गया। 50 विकास अंक प्राप्त हुए। होस्ट की वर्तमान स्थिति गंभीर रूप से घायल, तुरंत ऊर्जा की पूर्ति करने की सलाह दी जाती है। सूचना, ब्लड सकिंग मस्कीटो ताजे खून की तीव्र इच्छा रखता है। मैंने अपनी अंगली पर हल्की चमक बिखेर रहे उस मच्छर की ओर देखा। मैं साफ महसूस कर सकता था कि वो अपनी भूख की भावना मुझे पहुंचा रहा था। मैंने धीरे धीरे सिर उठाया और उस जाहू की ओर देखा जो डर के मारे लगातार पीछे हट रहा था। जब आ ही गए हो तो अब जाने की जरूरत नहीं, मेरे मच्छर का पेट अभी तक नहीं भरा है पागल, मैं तुझसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। इस समय जाहू भी संभल चुका था। भले ही उसका प्री बीस्ट मर चुका था, लेकिन आखिर वो एक ताकतवर हट्टा कट्टा आदमी था और मैं सिर्फ एक गंभीर रूप से घायल हाई स्कूल का छात्र। वो दहाड़ते हुए मिश्र धातु का बेसबॉल बैट घुमाता हुआ मेरी ओर झपटा। मैं वहीं खड़ा रहा, जरा भी नहीं हिला। मैंने बस हल्के से उंगलियां चटकाई। जाहू का वार करता हुआ हाथ हवा में ही जम गया। उसे केवल इतना महसूस हुआ कि उसके गले की गांठ पर हल्की सी ठंडक छूकर गुजरी। अगले ही पल एक ऐसी सुन्नता पूरे शरीर में फैल गई जिसका वर्णन करना असंभव था। उसके तुरंत बाद उसे महसूस हुआ कि उसकी श्वास नली किसी चीज से पूरी तरह बंद हो गई है। दम घुटने लगा। उसके हाथ से मिश्र धातु का बेसबॉल बैट जमीन पर गिर पड़ा। जाहू दोनों हाथों से अपना गला कसकर पकड़ने लगा। उसकी आंखें बाहर की ओर उभर आईं। उसके मुंह से केवल हा 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 जैसी टूटी हुई सांसों की आवाज निकल रही थी। उसका पहले का विशाल और ताकतवर शरीर नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से सूख कर सिकुड़ने लगा। 10 सेकंड बाद जाहू घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। वो केवल सूखी हुई चमड़ी का एक खोखला खोल बनकर रह गया। एक जागृत व्यक्ति को मार गिराया गया। 10 विकास अंक प्राप्त हुए। चेतावनी, वर्तमान विकास अंक समूह विभाजन मोड सक्रिय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शिकार जारी रखने की सलाह दी जाती है। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे नीचे बैठ गया और जोर जोर से सांस लेने लगा। मैंने फिर से उड़कर मेरी अंगली पर वापस आकर बैठा। वह मच्छर अब पेट से पूरी तरह लाल और पारदर्शी हो चुका था। मेरे भीतर जरा भी डर नहीं था, बल्कि मैं जोर से हंस पड़ा। यही है ताकत, यही है वह ताकत जिसके लिए किसी के चेहरे की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती। यही है वह ताकत जिसके लिए किसी के आगे दुम हिलाकर गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता। मैंने जीभ निकालकर अपने होठों के किनारे लगे बारिश के पानी और खून को चाट लिया। मेरी आंखों में पागलपन धीरे धीरे गहराने लगा। बस जितना ज्यादा मारूंगा तो चाहे मेरा प्री बीस्ट एक मच्छर ही क्यों न हो, मैं इस दुनिया के ड्रैगन और फिनिक्स तक को घुटनों के बल झुकाकर मुझे अपना पूर्वज कहने पर मजबूर कर दूंगा। मैं लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ, बिना जरा भी दया दिखाए लाशों के ऊपर से कदम रखकर आगे बढ़ गया। टिएनलन फर्स्ट बीस्ट एकेडमी के मुख्य द्वार पर महंगी महंगी लग्जरी कारों की लंबी कतार लगी हुई थी। बेहतरीन यूनिफॉर्म पहने छात्र छोटे छोटे समूहों में खड़े बातें कर रहे थे। हर किसी के साथ अलग अलग तरह के प्री बीस्ट मौजूद थे। मैं अपनी पुरानी साझा साइकिल से उतर गया। अरे ये तो हमारे मरे हुए अंडे वाले जीनियस वैंग बतियन है। एक बेहद चुभने वाली आवाज सुनाई दी। महंगे लड़ाकू कपड़े पहने कुछ लड़के मुझे घेरते हुए आगे बढ़ाए। उनका नेता पीछे की ओर काढ़े हुए बालों वाला एक मोटा लड़का था। उसका नाम लियू कियांग था। वह ली याओटियन का सबसे भरोसेमंद चमचा था। उसने सी ग्रेड ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप जागृत किया था। सुना है कल तुमने कुछ भी जागृत नहीं किया। आखिर में अंडे से सिर्फ हवा ही निकली, कहना। लियू कियांग बढ़ा चढ़ाकर जोर से हंसा। उसके पास खड़ा ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप भी उसकी नकल करते हुए अपनी छाती पीटने लगा और धमकी भरी दहाड़ लगाई। आसपास के छात्र रुक गए। सबके चेहरों पर मजाक उड़ाने वाली मुस्कान थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए साइकिल लॉक की। मैंने पलक तक नहीं उठाई। कल रात की लड़ाई ने मुझे एक बात अच्छी तरह सिखा दी थी। इस दुनिया में इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत ताकत से हासिल की जाती है। लेकिन मैं अभी स्कूल के गेट पर हाथ नहीं उठा सकता था। स्कूल के नियम बेहद सख्त थे। अगर किसी की हत्या हुई तो तुरंत कानून प्रवर्तन दल आ जाएगा और मेरी मौजूदा ताकत अभी पूरे सरकारी तंत्र का सामना करने के लिए काफी नहीं थी। रास्ता छोड़ो, मैंने ठंडे स्वर में केवल 2 शब्द कहे। अरे वाह, मिजाज तो बड़ा गर्म है। लियू कियांग मेरी इस ठंडी प्रतिक्रिया से भड़क गया। उसने हाथ लहराया। ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप तुरंत एक कदम आगे बढ़ा। वह किसी छोटे पहाड़ की तरह रास्ते के बीच खड़ा हो गया। स्कूल के अंदर जाना है, ठीक है। पहले मेरे इस प्यारे के पैरों के नीचे से रेंग कर निकलो और समझ लेना कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। भीड़ में जोरदार ठहाका गूंज उठा। मैंने अपने कदम रोक दिए। धीरे से सिर उठाकर उस लगभग 2 मीटर ऊंचे ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप की ओर देखा। मेरा दायां हाथ जेब में था। मेरी तर्जनी उंगली हल्के हल्के रगड़ रही थी। हमला करने से पहले ये मेरी आदतन हरकत थी। मिंग मेरी आस्तीन के अंदर चुपचाप बैठा था। उसने अपने मालिक की हत्या की मंशा महसूस कर ली थी। वह उत्साह से अपने मुखांग रगड़ने लगा। मैं मन ही मन हिसाब लगा रहा था। 3 सेकंड में इस ग्रेट स्ट्रेंथ डीमन एप की दोनों आंखें फोड़ूं या 5 सेकंड में उसके पैरों की नसें काट दूं। तभी एक ठंडी और घमंड से भरी आवाज ने इस तमाशे को रोक दिया। लियू कियांग, रास्ता मत रोको, मेरे रास्ते को गंदा मत करो। भीड़ एक पल में शांत हो गई। सब अपने आप 2 तरफ हट गए और बीच में रास्ता बन गया। एक तैरती हुई लग्जरी कार धीरे धीरे आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला। उसमें से एक युवक बाहर उतरा। उसके कंधे पर एस ग्रेड प्री बीस्ट लीकोंग ड्रैगन लायन बैठा हुआ था। लियू कियांग का चेहरा तुरंत चापलूसी से भर गया। अरे यंग मास्टर ली, मैं तो बस आपकी तरफ से इस आदमी को सबक सिखा रहा था जिसने अकादमी का नाम बदनाम कर दिया है। ली याओतियान ने धीरे से अपने कंधे पर बैठे ड्रैगन सिंह के सिर पर हाथ फेरा और शांत स्वर में कहा, क्या कोई शेर सड़क के आवारा कुत्ते की परवाह करता है? आज नए छात्रों की परीक्षा का दिन है। ऐसे आदमी पर अपनी ताकत बर्बाद मत करो। इतना कहकर वो सीधे मेरे पास से गुजर गया। लियू कियांग ने मुझे घूरते हुए कहा, आज तो तेरी किस्मत अच्छी है। दोपहर की असली युद्ध परीक्षा में मैं तुझे अखाड़े पर अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। भीड़ धीरे धीरे छट गई। मैं वहीं खड़ा रहा। मेरी नजर ली याओतियान की जाती हुई पीठ पर टिकी रही। मेरे होठों पर एक निर्दयी मुस्कान उभर आई। शेर, आवारा कुत्ता, उम्मीद है जब तुम
तुम्हारे ड्रैगन का सारा खून चूस कर उसे सूखी लाश बना दूंगा, तब भी तुम्हारा यही घमंड बना रहेगा। तियानलैन एकेडमी के पिछले पहाड़ का प्रशिक्षण क्षेत्र। यहाँ बड़ी संख्या में निम्न स्तर के खूंखार जीवों को पाला जाता था। यह स्थान नए छात्रों को वास्तविक युद्ध का प्रशिक्षण देने और उनके प्री बीस्ट को भोजन कराने के लिए बनाया गया था। आमतौर पर छात्र टीम बनाकर अंदर जाते थे और उनके साथ शिक्षक निगरानी के लिए मौजूद रहते थे, लेकिन मैं अकेला ही भीड़ से बचते हुए सबसे घने जंगल वाले हिस्से में घुस गया। मेरे यहाँ आने का केवल एक ही उद्देश्य था, सैनिकों की संख्या बढ़ाना। मेरे सामने सिस्टम का पैनल खुल गया। होस्ट वांग बतियन, प्री बीस्ट मिंग विकास अंक 60। वर्तमान मिशन, पहली कीट सेना की टुकड़ी स्थापित करें। आवश्यकता 100 विकास अंक। निम्न स्तर का मांस और रक्त 50 किलोग्राम। बाहर आओ मिंग। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। काला लाल मच्छर भनभनाता हुआ उड़कर बाहर आया और खुशी से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगा। जाओ, वहाँ तुम्हारा बुफे तैयार है। मैंने सामने की झाड़ियों की ओर इशारा किया। वहाँ एक विंड रनर रैबिट शांति से जंगली बेर खा रहा था। सामान्य नए छात्रों के लिए विंड रनर रैबिट को पकड़ना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसकी गति बेहद तेज थी, लेकिन मच्छर की संयुक्त आंखों के निशाने में उसकी हर हरकत ऐसे लग रही थी मानो वो टहल रहा हो। भन्ना लाल रोशनी की एक चमक लपकी। विंड रनर रैबिट अपने कान तक खड़े नहीं कर पाया था कि उसे गर्दन में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। मिंग का शक्तिशाली सूंडनुमा मुखभाग एक ही पल में उसकी खाल भेद गया। लकवा पैदा करने वाला विष उसके शरीर में प्रवेश कर गया। खरगोश वहीं का वहीं जड़ होकर रह गया। सिर्फ आधे मिनट के भीतर वह मोटा ताजा खरगोश जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। बहुत धीमा। मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर इसी तरह खून चूसते रहे तो ली याओटियन का मुकाबला करने लायक कब बनेंगे? उसी समय सिस्टम की आवाज सुनाई दी। सूचना, होस्ट 50 विकास अंक खर्च करके एकल विभाजन क्षमता सक्रिय कर सकता है। मिंग मातृ इकाई के रूप में पहली खेप के द्वितीय श्रमिक मच्छरों को जन्म देगा। यही बात मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, विभाजन क्षमता सक्रिय करो। मैंने देखा कि खरगोश की लाश पर बैठा मिंग अचानक जोर जोर से कांपने लगा। यही बात मैं सुनना चाहता था। मैंने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, विभाजन क्षमता सक्रिय करो। उसका पेट नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से फूलने लगा। कुछ हल्की सी चटकनी की आवाजों के साथ रूबी जैसे लाल रंग के कई सूक्ष्म कीट अंडे उसके शरीर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे अंडे हवा के संपर्क में आए, वे तुरंत फूट पड़े। उनमें से निकले श्रमिक मच्छरों का आकार एक साधारण मक्खी जितना ही था, लेकिन उनके पास भी उतना ही नुकीला सूंडना मुख भाग था। हालांकि वे मातृ इकाई मिंग जितने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी संख्या थी। मैंने अपने चारों ओर मंडरा रहे उन 11 मच्छरों को देखा। मेरी आंखों में महत्वाकांक्षा की आग भड़क उठी। ये तो अभी बस शुरुआत है। जाओ, इस पूरे जंगल में जो भी जीवित है उसका सारा खून चूस लो। मैंने जोर से हाथ लहराया। 11 मच्छर 11 वी आकार के बमवर्षक विमानों की तरह पंखे के आकार में फैल गए और जंगल की गहराइयों में गायब हो गए। कुछ ही देर में जो पिछला पहाड़ी इलाका पहले जीव जंतुओं की आवाजों से गूंज रहा था, वो एक अजीब और डरावनी खामोशी में डूब गया। चाहे बिलों में छिपे खेत के चूहे हों या पेड़ों पर लिपटे हरे सांप, यहाँ तक कि रास्ते से गुजरने वाले जंगली सुअर भी, कोई भी इस विनाश से बच नहीं पाया। बड़े खूंखार जानवरों के लिए एक मच्छर शायद सिर्फ हल्की सी खुजली जैसा होता, लेकिन अगर एक साथ 10 मच्छर हमला कर दें तो वह ऐसी यातना बन जाती है जिससे बचाव असंभव था। विकास अंक +1 +2 +5। सिस्टम पैनल पर अंक पागलों की तरह लगातार बढ़ने लगे। आधे घंटे बाद मैं एक बड़े पत्थर पर बैठा था। मेरे पैरों के पास तरह तरह के छोटे खूंखार जीवों की सूखी हुई लाशों का ढेर लगा था और मेरे चारों ओर मंडराने वाली मच्छरों की सेना शुरुआती 11 से बढ़कर पूरी 100 की संख्या तक पहुंच चुकी थी। अब ये केवल कुछ मच्छर नहीं रह गए थे, बल्कि एक घना काला झुंड बन चुका था जो सिर की खाल तक सुन्न कर देने वाली काली धुंध जैसा दिखाई देता था। यही कीट जाति की सबसे भयावह विशेषता थी। जितना ज्यादा खून और मांस मिलेगा, उतनी ही तेजी से उनका विस्तार होगा और फिर वह एक अंतहीन दुस्वप्न बन जाएंगे। बस अब काफी है। मैंने सिस्टम में जमा हो चुके 500 विकास अंकों को देखा और नरसंहार रोकने का आदेश दे दिया। संख्या फिलहाल पर्याप्त थी। अब मुझे गुणवत्ता की जरूरत थी। मैंने मातृ इकाई मिंग की ओर देखा। लगातार खून चूसने और बार बार विभाजन करने के बाद उसका आकार पहले से 1 गुना बड़ा हो चुका था। पर्याप्त विकास अंक पाए गए। क्या पहली जातीय उत्क्रांति शुरू की जाए? उत्क्रांति दिशा, लर्ड एम्परर मस्कीटो। आवश्यक सामग्री, प्रथम स्तर के खूंखार जीव का एक भाग शुद्ध रक्त। प्रथम स्तर का खूंखार जीव। मैंने आंखें सिकोड़ ली। बाहरी इलाके में केवल F ग्रेड के कमजोर जीव थे। अगर प्रथम स्तर का शिकार चाहिए तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। उसी समय जंगल की गहराई से एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक लड़की की चीख गूंज उठी, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, वह बदला हुआ आयरन आर्मर्ड राइनोसोरस पागल हो गया है। मेरे मन में हलचल हुई। आयरन आर्मर्ड राइनोसोरस, वो तो प्रथम स्तर का शिखर खूंखार जीव था। मोटी और अभेद्य खाल, ठीक वही सामग्री जिसकी मिंग की उत्क्रांति के लिए जरूरत थी। जहां तक किसी को बचाने की बात थी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैं खड़ा हो गया। मेरे पीछे 100 श्रमिक मच्छर काले लबादे की तरह उड़ते हुए साथ चल पड़े। किस्मत अच्छी है, जरूरी सामग्री खुद मेरे पास आ गई। मैं उन जोशीले नायकों की तरह नहीं था जो सुंदर लड़की को बचाने के लिए चिल्लाते हुए सीधे दौड़ पड़ते हैं, बल्कि मैं एक धैर्यवान शिकारी की तरह बिना कोई आवाज किए उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां अफरा तफरी मची हुई थी। मैं जिस पल का इंतजार कर रहा था वो यह था कि वो गांडा पहले अच्छी तरह थक जाए, फिर मैं जाकर आखिरी वार करूं और पूरा शिकार अपने नाम कर लूं। बचाओ, क्या कोई मुझे बचाएगा? एक लड़की लड़खड़ाती हुई झाड़ियों के बीच से भागती हुई बाहर निकली। उसका नाम लिन वानर था। वो तियानलन एकेडमी की प्रसिद्ध उपचार प्रकार की छात्रा थी। सामान्य दिनों में उसके चारों ओर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, लेकिन इस समय उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वो बेहद अस्त व्यस्त और दयनीय दिख रही थी। उसके पीछे लगभग 50 मीटर की दूरी पर एक टैंक जितना विशाल आयरन आर्मर्ड राइनोसोरस पूरी रफ्तार से उसकी ओर दौड़ रहा था। वो पूरी तरह उन्माद की अवस्था में था। उसकी गहरे लाल
लाल रंग की आंखों में केवल विनाश की इच्छा जल रही थी। लिन वनर पूरी तरह निराश हो चुकी थी। उसका प्री बीस्ट एक प्यारा सा लाइट स्पिरिट 3 मिनट पहले ही उस गैंडे ने अपने एक पैर के नीचे कुचलकर मांस के लोथड़े में बदल दिया था। अब वो केवल किसी चमत्कार की उम्मीद कर सकती थी। आयरन आर्मर्ड राइनोसेरस अचानक और तेज गति से दौड़ा। दोनों के बीच की दूरी पल भर में कम हो गई। लिन वनर का पैर फिसल गया। वो जोर से सड़े हुए पत्तों से भरे कीचड़ के गड्ढे में गिर पड़ी। डर से कांपते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। उस गैंडे का वो विशाल सींग जो लोहे की प्लेट तक भेद सकता था, उसकी आंखों के सामने तेजी से बड़ा होता जा रहा था। निराश होकर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। 1 सेकंड, 2 सेकंड, लेकिन जिस भयानक दर्द की उसने कल्पना की थी वो नहीं आया। उसकी जगह अनगिनत पंखों के एक साथ फड़फड़ाने की ऐसी तीखी आवाज गूंजी कि उसने गैंडे की दहाड़ तक को दबा दिया। लिन वनर कांपते हुए फिर से अपनी आंखें खोलती है और उसने अपनी जिंदगी का सबसे अविस्मरणीय दृश्य देखा। गैंडे का सींग उसकी नाक से 10 सेंटीमीटर से भी कम दूरी पर आकर रुक गया था। वह विशालकाय दानव मानो किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। न जाने कब उसके सिर को नाखून जितने छोटे सैकड़ों हजारों मच्छरों ने पूरी तरह घेर लिया था। आयरन आर्मर्ड राइनोसेरस ने इतनी दर्दनाक चीख मारी कि पूरा जंगल कांप उठा। वो पागलों की तरह अपना विशाल सिर झटकने लगा। वह इन परेशान करने वाले कीड़ों को हटाने की पूरी कोशिश कर रहा था। उसने अपने सींग से जमीन पर जोरदार वार किए, अपने विशाल शरीर को पेड़ों के तनों से रगड़ा, यहाँ तक कि जमीन पर लौटने भी लगा। लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार थी। मैं कुछ दूरी पर एक पेड़ की मोटी डाल पर खड़ा था, दोनों हाथ जेब में डाले हुए। मेरी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थी, मानो मैं किसी अखाड़े में बैठा एक अमीर दर्शक हूँ जो केवल ये प्रदर्शन देख रहा हो। पहली टुकड़ी, आंखों की पलकों और मुलायम ऊतकों पर हमला करो। दूसरी टुकड़ी, नाक के छिद्र और श्वास मार्ग पूरी तरह बंद कर दो। तीसरी टुकड़ी, कान के रास्ते सीधे मस्तिष्क की ओर बढ़ो। मैंने मन ही मन लगातार आदेश दिए। मेरी अंगुलियां लयबद्ध तरीके से पेड़ के तने पर हल्के हल्के थपथपा रही थी। मेरे निर्देशों के साथ वो काला झुंड किसी प्रशिक्षित सेना जैसी अनुशासनपूर्ण व्यवस्था दिखा रहा था। ये आखिर क्या है? लिन वनर जमीन पर बैठी रह गई। वो स्तब्ध होकर ये सब देख रही थी। उसने देखा जो खूंखार जीव कुछ क्षण पहले तक अजेय लग रहा था, वो अब डूबते हुए इंसान की तरह दर्द से तड़प रहा था। 1 मिनट भी नहीं बीता था कि धड़ाम, एक जोरदार धमाके के साथ आयरन आर्मर्ड राइनोसेरस का विशाल शरीर भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। धूल का बादल चारों ओर फैल गया। उसकी सांस अभी पूरी तरह नहीं टूटी थी। उसके चारों पैर अब भी झटके खा रहे थे, लेकिन उसकी खोखली आंखों से जीवन की आखिरी चमक भी गायब हो चुकी थी। मैं पेड़ की डाल से एक छलांग लगाकर नीचे उतरा। हवा में मेरा काला चोगा जोर जोर से लहराने लगा। मैंने लिन वनर की ओर एक नजर तक नहीं डाली, सीधे उस विशाल शरीर की ओर बढ़ गया जो अभी भी हल्का हल्का कांप रहा था। सभी वापस आ जाओ, मैंने धीरे से अपना हाथ उठाया। अगले ही पल वो पूरा काला झुंड एक ही क्षण में बिखर गया, फिर दोबारा इकट्ठा होकर काले और लाल रंग की एक लंबी धारा बन गया जो आज्ञाकारी ढंग से मेरे चारों ओर चक्कर लगाने लगी। हर मच्छर का पेट पूरी तरह फूलकर पारदर्शी हो चुका था। उसके भीतर प्रथम स्तर के खूंखार जीव का अत्यंत शुद्ध रक्त भरा हुआ था और इस पूरे झुंड के बिल्कुल बीच में मात्र इकाई मिंग गांडे के सींग की जड़ पर चिपकी हुई थी। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। उच्च गुणवत्ता वाले प्रथम स्तर के खूंखार जीव का शुद्ध रक्त सफलतापूर्वक अविशोषित, अविशोषण पूर्णता 100%। उत्क्रांति की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं। जातीय उत्क्रांति प्रारंभ की जा रही है। मेरी आंखों में उन्माद की एक चमक कौंध गई। मैं साफ महसूस कर सकता था कि मानसिक संबंध के माध्यम से एक प्रचंड ऊर्जा की लहर लगातार मेरे शरीर में वापस लौट रही थी।